यार। अच्छा, तो ये दो सैटेलाइट्स हैं, मास m2m है और रेडियस एक का r है, दूसरे का 2r है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो पहले तो सैटेलाइट का वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे ना। वेलोसिटी का क्या है बोलो बेटा फॉर्मूला? gm बाय 4R। रूट, हाँ। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब फॉर्मूला GM/R। r होता है ना, r इज रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन। यस सर। यस ये सर। होता है ना अंडर रूट gm बाय r, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है ना। तो फिर वेलोसिटी ऑफ a फाइंड आउट करो पहले। वेलोसिटी ऑफ a, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ a है ना, a का मास m है, स्मॉल m, बाय उसका रेडियस। उसका रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन r है ना। b का वेलोसिटी क्या है? g है ना, इंटू 2m बाय 2r। अच्छा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी फिर सेम हो गया ना। सो implies va इज इक्वल टू vb इज इक्वल टू v। तो फिर काइनेटिक एनर्जी लोगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी a will be equal to half into small m into v square। a का मास m है। काइनेटिक एनर्जी b क्या है ना, हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर है ना। तो काइनेटिक एनर्जी a बाय काइनेटिक एनर्जी b, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना, वो कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर बाय हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर है ना। तो काइनेटिक एनर्जी है बाय काइनेटिक एनर्जी भी कितना आ रहा है? 1/2। था ना इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं लड्डू क्वेश्चन है ना। कोर्स फटाफट है ना, क्वेश्चंस लगाओ। तो जेई मेंस में 25 क्वेश्चन तुमको करना रहता है ना, 30 में से तुमको 16 से 17 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। मतलब वो तो डन है, मतलब तुमने अगर पढ़ लिया तो वो 16-17 क्वेश्चन तो बनने ही चाहिए है ना। उसको छोड़ के थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन और 2-3 लेंथी क्वेश्चन होता है। 4-5 मॉडरेट क्वेश्चन, 2-3 लेंथी क्वेश्चन। सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये फिर 2019 का क्वेश्चन है। अच्छा, तो 2019 का क्वेश्चन, अच्छा कल 2020 का कुछ डिस्कस कर लेते ना। ये वन ऑफ द मोस्ट टारगेटेड चैप्टर्स है ना। एसएचएम भी वन ऑफ द मोस्ट टारगेटेड चैप्टर्स है, तो इसके बाद एसएचएम पढ़ेंगे है ना। तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर ना, इसका मास m, रेडियस a है, सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल। इसका थिकनेस कितना है? 2 है। मास कितना है इसका? मास है 2m, थिकनेस है 2 है, 2a, और मास है 2m है ना। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस 3a फ्रॉम द सेंटर? सॉलिड स्फीयर है, मास m, सराउंडेड बाय है ना ए यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल जिसका की थिकनेस 2a है। So gravitational field at a distance 3a from the center. Okay, तो है ना, इसको सोचो। एक सॉलिड स्फीयर है, उसका मास m है ना। द मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज गिवन एज m। रेडियस हो गया उसका a, और उसका उसके ऊपर और एक है ना स्पेरिकल शेल, कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल शेल को ला रहे हैं, उसका थिकनेस मान लो 2a है ना, वो दे दिया है यहाँ पे, और मास उसका 2m है। फिर है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है 3a डिस्टेंस में कितना होगा? व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस 3a?
ठीक है ना बच्चों। का रेडियस ए है, फिर यहाँ से इसका जो रेडियस है दूसरा जो है, यह जो आ रहा है ना, तो इसका रेडियस क्या है यहाँ से, बड़े वाले का रेडियस है 3a, छोटे का रेडियस क्या है a है ना। छोटे का रेडियस हो गया a, बड़े वाले का रेडियस हो गया, ठीक है ना, 3a। ठीक है ना। अब जब बड़े वाले का रेडियस हो गया 3a, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब जब बड़े वाले का रेडियस 3 हो गया, अब जो छोटा वाला है वो सॉलिड स्फीयर है, जो छोटा वाला स्फीयर है वो सॉलिड स्फीयर है। अब ये जो सॉलिड स्फीयर है यहाँ पे, है ना, तो इसमें तो पूरा का पूरा मास है ना, ये सॉलिड स्फीयर में पूरा का पूरा मास। तो सॉलिड स्फीयर का मास मान लो यहाँ पे क्या गिवन है कि m है सॉलिड स्फीयर का मास। वो क्या बोला ना, उसके ऊपर और एक है ना, मतलब हॉलो स्फीयर है जिसका कि थिकनेस जो है 2a है ना, उसके ऊपर आ गया। तो मतलब वो हॉलो स्फीयर का रेडियस कितना होगा, 3a। अगर सॉलिड स्फीयर को के ऊपर हम एक कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल शेल को कवर कर रहे हैं जिसका थिकनेस 2a है, अब उसका थिकनेस अगर 2a हो गया और वो सॉलिड स्फीयर के ऊपर उसको ना क्लोज किया जा रहा है, ठीक है ना, रखा जा रहा है, ठीक है ना, और या फिर सॉलिड स्फीयर को उससे सराउंड किया जा रहा है कंप्लीटली, तो फिर तो उसका रेडियस 3a होना चाहिए, है कि नहीं बच्चों। अगर ये जो हॉलो स्फीयर है जिसका थिकनेस 2a है, ए रेडियस वाले सॉलिड स्फीयर के ऊपर उसको सराउंड किया जा रहा है, तो इसका मतलब है उसका रेडियस 3a होना चाहिए ना, यस सर। होना चाहिए ना। तो इसका रेडियस कितना होगा, ये हो जाएगा इसका रेडियस, ये पूरा का पूरा मास है यहाँ पे। अगर यहाँ पे पूरा का पूरा मास है तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस हो जाएगा 3a, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे भी पूरा मास है, तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब है ना, ए रेडियस तक मास भरा हुआ है, फिर ना ए टू 3a रेडियस तक वो भी मास भरा हुआ है। सो कैन आई इसे, ये जो सिस्टम है इट इज अ, है ना, इसको ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कैन बी कंसिडर टू बी ए सॉलिड स्फीयर, है ना, ऑफ रेडियस 3a एंड मास 3m। समझ में है ना, द कॉम्बिनेशन, है ना, कैन बी कंसिडर्ड, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको हम मान सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम आराम से मान सकते हैं, मतलब है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन, कि इट इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 3m एंड रेडियस 3r, आई मीन 3a, है ना। तो पूछा क्या है कि एक पॉइंट है जो कि सेंटर से 3a डिस्टेंस में है, जिसका कि डिस्टेंस सेंटर से कितना है 3a, है ना। सो देयर इज अ पॉइंट whose distance from center is 3a, मतलब कि वो ये जो कॉम्बाइंड सॉलिड स्फीयर है उसके सरफेस पर है। अब ये पॉइंट जो है ये सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर है, तो व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट, तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, है ना, जी, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला लगा लो, है ना। सो ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होता है ना, एट पॉइंट बी, दैट इज इक्वल टू gravitational constant into mass of the solid sphere divided by square of radius of solid sphere, ठीक है ना, divided by square of radius of solid sphere। पीयूष, EP is equal to GM, है ना, बाय 3a स्क्वायर। तो इसमें हमें कौन सा आंसर सही मिला, ऑप्शन सी। क्लियर है बच्चों। यस सर।
ठीक है ना। चलो बढ़िया है ना। तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नीट में नहीं आ सकता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना, बहुत कुछ करना नहीं पड़ रहा है ना। यस डेफिनेटली सम क्वेश्चंस विल बी लेंथी, कुछ तो तुमको है ना, अब नीट पेपर भी देते हैं उसमें भी 5-6 लेंथी क्वेश्चन आते हैं यार, पूरे 45 में से है ना। अगर वो 5 तुम छोड़ भी देते हो और कोर्स तुमने अच्छे से कवर किया हुआ है तो 40 क्वेश्चन कर सकते हो ना, वो 40 क्वेश्चन पूरा करेक्टली कर सकते हो और उसमें तुम्हारा 160 नंबर आ सकता है ना। दो गलत भी हो गए तो 150 नंबर आते हैं। अब आजकल तो कंपलसरी हो गया है ना उतना नंबर रखना, ठीक है। सर उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं? हाँ अलग अलग कर सकते हैं, अंदर और अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग से भी वही आंसर आएगा, यस सर। है ना। तो मतलब अगर तुम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हो तो तुम्हारा, मैंने तुमको और एक, मुझे पता है कि ना बहुत लोगों ने अलग अलग किया ही होगा क्योंकि वो बेसिक स्टेप है, बेसिक से बहुत लोग किए होंगे है ना। लेकिन थोड़ा अगर हमारा ऑब्जर्वेशन और थोड़ा तगड़ा रहता है तो पता चल ही जाता है ना कि पूरा का पूरा तो सॉलिड स्फीयर ही मान सकते हैं ना, पूरे में तो मास ही कवर्ड है, ठीक है ना। और वो जो पॉइंट है वो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे आ गया तो ना सरफेस वाला भी फॉर्मूला लगा लो, है ना। ठीक है, थोड़ा 5-6 सेकंड है ना बच्चे का, और क्या, वो 5-6 सेकंड ही बहुत होता है एग्जाम सिचुएशन में, ठीक है ना। Okay, next is satellite is in an elliptical orbit around a planet P. It is observed that the velocity of the satellite when it is farthest from the planet is 6 times less than when it is closest to the planet. The ratio of distances between the satellite and the planet at closest and farthest points is, है ना। तो इसमें लगेगा तुम्हारा केपलर्स लॉ, हिंट दे दिया मैंने तुमको। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन केपलर्स लॉ, है ना। सैटेलाइट इज इन एन, है ना, तुमको नोट क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले एक तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, और प्लैनेट के अराउंड रोटेट कर रहा है, मतलब प्लैनेट फोकस में होना चाहिए, मतलब कि प्लैनेट जो है वो फोकस में होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट व्हेन इट इज फारथेस्ट फ्रॉम द प्लैनेट इज, है ना, 6 टाइम्स लेस, 6 टाइम्स लेस देन व्हेन इट इज क्लोजेस्ट, है ना, टू द प्लैनेट, ठीक है ना, व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द प्लैनेट, ठीक है ना। तो फारदेस्ट वाला जो वेलोसिटी है वो 6 टाइम्स लेस है व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द प्लैनेट, है ना। और डिस्टेंस का रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस जो है, अच्छा, जो सैटेलाइट का प्लैनेट से क्लोजेस्ट और फारदेस्ट डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, क्लोजेस्ट और फारदेस्ट डिस्टेंस का रेशियो निकालना है ना। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, है ना, केपलर सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे ना केपलर सेकेंड लॉ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट इज द हिंट हियर, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, दिस, है ना, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन केपलर सेकेंड लॉ। पहले तो पढ़ते ही तुमको कॉन्सेप्ट का पता लगना चाहिए, एक तो है ना डेटा, एक तो तुमको डाइजेस्ट करना है, अंदर लेना है पूरा, है ना, ग्रास्प करना है डेटा, है ना, क्वेश्चन का जो डेटा है, ठीक है ना। और साथ में तुमको इंटरप्रेट करना है ना कि किस क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा ना। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन केपलर सेकेंड लॉ, दैट इज अ हिंट फॉर यू, है ना। तुम थोड़ा कोशिश कर सकते हो, है ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आया बच्चों, है ना। तो ये वाला पॉइंट है क्लोजेस्ट डिस्टेंस R1 डिस्टेंस, फारदेस्ट डिस्टेंस क्या है R2 है, ठीक है ना। देखो R2 में अगर ना प्लैनेट का मास अगर m है तो R2 में उसका जो वेलोसिटी है ना, R2 में जो उसका वेलोसिटी है वो मान लो v2 है, ठीक है ना। और R1 में मान लो उसका वेलोसिटी ऐसे होगा v1, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, है ना, टू द कर्व, ठीक है ना। तो फारथेस्ट और क्लोजेस्ट डिस्टेंस में वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू, है ना, रेडियस वेक्टर होता है, ठीक है ना,
since velocity is always tangential to the curve, है ना, since velocity is always tangential है ना to the curve, since velocity is tangential to the curve है ना, since velocity is always tangential to the curve है ना, it is है ना, क्योंकि velocity हमेशा curve को tangential है ना, it is perpendicular to radius vector, it is perpendicular to radius vector from the satellite, to radius vector from the satellite है ना, it is perpendicular to radius vector from the satellite है ना, at the closest and farthest, at the closest and farthest है ना distance. ठीक है ना, समझ में आया बच्चों? बच्चों ये समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड देन, है ना। तो अगर तुमको ये बात अगर तुमको समझ में आ गया तो फिर है ना आगे बढ़ते हैं। तो हमें केपलर सेकंड लॉ से क्या पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है ना, हमें केपलर लॉ से क्या पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है ना। सो फ्रॉम केपलर सेकंड लॉ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट at closest point is equal to angular momentum of the planet at farthest point with respect to planet, है ना। angular momentum of satellite with respect to planet will always be है ना same at every point, हर पॉइंट में सेम होगा। तो क्लोजेस्ट और फारदेस्ट पॉइंट में भी सेम होगा। तो जब एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे ना, दैट विल बी इक्वल टू m v1 r1 इज इक्वल टू m v2 r2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मोमेंटम मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंगुलर मोमेंटम होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, समझ में है ना। तो हमें चाहिए रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट एट क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, इम्प्लाइज r1 by r2 चाहिए, r1 by r2 चाहिए, है ना, क्लोजेस्ट और फारदेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस का रेशियो। तो r1 by r2 क्या होगा, v2 by v1 होगा, ठीक है ना। v2 क्या है, वेलोसिटी एट द फारदेस्ट पॉइंट। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ द फारदेस्ट पॉइंट इज है ना 6 टाइम्स लेस देन द वेलोसिटी एट द क्लोजेस्ट पॉइंट। तो है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन के हिसाब से है ना, फ्रॉम क्वेश्चन वी गेट, क्वेश्चन से तो हमें ये मिल रहा है कि v2 जो है, v2 क्या होना चाहिए, v1 by 6 होना चाहिए ना। v2 इज इक्वल टू v1 by 6, तो v1 by 6 by v1 that is equal to 1 by 6. So ratio of distance at closest and farthest point क्या है, that is equal to 1 by 6. Is that clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Little bit of network issue. ये Yes, clear sir. ना? Yes, sir. बच्चों सब लोग क्लियर हो गए इसको लेकर? Yes, है sir. ना? Everyone understood. So we can go to the next question. यस सर। देखा ना कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब है ना आजकल जो जेईई मेन का स्टैंडर्ड है वो 80% नीट का स्टैंडर्ड के साथ हो गया है बराबर। मतलब मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है, जेईई मेन काफी इजी हो चुका है अभी। तो इसलिए हाई स्कोरिंग हो गया है, इसलिए इतने बच्चे ना फुल नंबर्स ला रहे हैं, है ना। नीट भी इजी हो गया है तब भी इसलिए तो उसमें भी फुल नंबर्स आ रहे हैं। लास्ट ईयर 3 बच्चे थे, उसके लास्ट ईयर 2 बच्चे थे फुल मार्क्स, है ना। लास्ट ईयर तो जेईई मेन में बहुत सारे बच्चे ना 30 बच्चे ना अराउंड या 28 बच्चे ना फुल मार्क्स रखे थे। 100% 46 स्टूडेंट्स थे। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, है ना।
body is moving in a slow circular orbit about a planet of mass m and radius r. Low circular orbit, मतलब the radius of the orbit can be taken to be r itself. मतलब ऑर्बिट का रेडियस भी मान लो ना r, मान लो कि इतना नजदीक में है, इतना पास में है कि उसका भी तो जो मतलब है ना सैटेलाइट है ना, वो बॉडी का जो मतलब है ना रेडियस है वो प्लैनेट के रेडियस के बराबर है ना. Then the ratio of the speed of this body in the orbit to the escape velocity from the planet. ये देखो और एक लल्लू क्वेश्चन, आई मीन लड्डू क्वेश्चन, ठीक है ना. ये क्या है, इसमें तो पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है. रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी द ऑर्बिट टू एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट. और अब उसका ना ऑर्बिटिंग वेलोसिटी जो है, ऑर्बिटिंग वेलोसिटी क्या है, मतलब रेडियस क्या है, आर ही है, मतलब बिल्कुल प्लैनेट के पास पास ही मूव कर रहा है कि नहीं बच्चों. लिख लिया क्वेश्चन. लिख रहे हैं 2020 देखो, 2020 में ना 19 से तो 20 में और ही इजी क्वेश्चन आते हैं, 20 से 21 में और इजी क्वेश्चन आए हैं. 22 का देखते हैं, 22 का भी मेरा प्रेडिक्शन है इजी क्वेश्चन ही आएगा. रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ दिस बॉडी इन द ऑर्बिट है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा gm बाय r, और एस्केप वेलोसिटी क्या है 2gm करो. अंडर 2gm बाय r ना. बस रेशियो निकालना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना. नीट स्टूडेंट्स ना मॉड्यूल अगर तुम लगा लेते हो ना बच्चों, ठीक है ना, तो बहुत इजीली मतलब है ना, बहुत इजीली तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर सही से लगा लेते तो. और जेई मेन बच्चों को तो लगाना ही है. नेक्स्ट देखा ना पीयूष भाई कितना इजी क्वेश्चंस है. पीयूष भाई का नेटवर्क पूरा खराब है बारिश की वजह से. तो चैट बॉक्स में ही लिख लो, है ना. नाउ दिस इज द क्वेश्चन है ना. सैटेलाइट इज मूविंग इन अ लो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. इट्स रेडियस इज रफली इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ रेडियस आर. अब देखो ये इसका भी ना, इसका भी जो रेडियस है ना वो मतलब है ना अर्थ के रेडियस के बराबर ही है, ठीक है ना. ये तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया लगभग. देखते हैं आगे कुछ ना मुड़ाव है कि नहीं क्वेश्चन में. रफली इक्वल टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. फायरिंग रॉकेट्स अटैच्ड टू इट. अच्छा रॉकेट फायर किया, इट्स स्पीड इज इंस्टेंटेनियसली इंक्रीज्ड, है ना, in the direction of its motion so that it becomes root 3 by 2 times larger. है ना. तो वैल्यू ऑफ आर कितना होगा, ठीक है ना. तो वो रूट 3 by 2 टाइम्स और बड़ा हो गया, ठीक है ना. क्योंकि जब रॉकेट जो है ना, रॉकेट को जैसे मतलब सैटेलाइट से फायर किया जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है ना, रॉकेट मतलब मोमेंटम तो कंजर्व रहता है. तो रॉकेट को अगर सैटेलाइट मोमेंटम दे रहा है तो रॉकेट भी तो सैटेलाइट को मोमेंटम देगा ना. तो उससे क्या हो रहा है कि सैटेलाइट का जो वेलोसिटी है वो रूट 3 by 2 टाइम्स और ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू. और एक बार सर, और एक बार ना. अरे देखो सैटेलाइट Yes, इज sir. मूविंग इन अ लो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, नियरली लो सर्कुलर ऑर्बिट है ना, अराउंड अर्थ. तो अर्थ के अराउंड बहुत ही छोटे रेडियस में मूव कर रहा है, ठीक है ना. मतलब मान लो कि उसका जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, मतलब सैटेलाइट का जो ऑर्बिटिंग रेडियस है वो अर्थ का रेडियस के बराबर है. मतलब ऐसे मान लो है ना, अगर सैटेलाइट 50 किलोमीटर ऊपर भी है, अर्थ का रेडियस तो 6400 किलोमीटर है ना,
तो वो 50 किलोमीटर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यस सर। समझ में है ना? अब 50 किलोमीटर कुछ कम थोड़ी ना है ना? 50 किलोमीटर भी तो नहीं होगा ना, 10-20 किलोमीटर होगा, है ना, जो जहाँ पे सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो उसको तो 6400 किलोमीटर जो अर्थ का रेडियस है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान ही सकते हैं ना। तो वो बोला है कि ना, बाय फायरिंग रॉकेट्स अटैच्ड टू इट, its speed is instantaneously increased in the direction of its motion so that it becomes √3/2 times larger। तो है ना, रॉकेट फायर करके उसका जो वेलोसिटी है, उसके खुद के वेलोसिटी के डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है, वो इनिशियल वेलोसिटी का √3/2 टाइम्स हो जाता है। सो ड्यू टू दिस farthest distance from the center of earth that the satellite reaches is r। तो है ना, तो अर्थ के रेडियस मतलब अर्थ के सेंटर से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक वो चला जाता है, आर तक। तो आर का वैल्यू कितना होना चाहिए? कुछ नहीं है, ऑर्बिटल वेलोसिटी 2 बार पुट करना है। मान लो पहली बार में, है ना बच्चों, एक काम करते हैं, मीटिंग ऐसे ही एंड होने वाला है, तो हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इसको डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है? मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मीटिंग।